बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में 57.64% मतदान दर्ज किया गया। महिला मतदाताओं ने जागरूकता के मामले में पुरुषों को एक बार फिर बहुत पीछे छोड़ दिया। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उपचुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ और शाम 6 बजे मतदान का समय पूरा होने तक 57.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 90,875 मतदाता थे, जिनमें 45,956 महिला मतदाता और 44,919 पुरुष मतदाता शामिल हैं। तो उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान केदार विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान उधर महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए। वोटिंग पूरी होने के बाद अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजे अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने महाराष्ट्र झारखंड और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में हमारा गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि गठबंधन के एक विकल्प के रूप में तैयार हो और उसके लिए वोट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ सत्तारूढ़ को चेतावनी देने के लिए, फटकार लगाने के लिए जनता वोट कर रही है। लोग महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार से तंग हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जीत होगी और ये नतीजे भारत और लोकतंत्र के हित में होंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट से बीजेपी ने आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने इस सीट के लिए मनोज रावत पर भरोसा किया है। देखिए, इन झारखंड में भी और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छे बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं गठबंधन जो है एक विकल्प के रूप में तैयार हो और उसके लिए वोट कर रहे हैं। और जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है या हमारे श्री केदारनाथ जी का है, यहाँ सत्तारूढ़ दल को चेतावनी देने के लिए, उनको फटकार लगाने के लिए जनता वोट कर रही है। और लोग महंगाई, बेरोजगारी, कुछ बहुत अच्छी जीत हो गई और ये नतीजे लोकतंत्र के लिए और आम लोगों के हित के लिए बहुत शुभ हो। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, चुनावों की बात करें तो चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने दावे हैं। मेन जो कंपटीशन है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के पहले से हमने देखा है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने रही हैं, इस बार भी दोनों ही दल अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार की जो जीत होगी वो लोकतंत्र की जीत होगी। जनता जो है वो मतदान लोकतंत्र को जिताने के लिए इस बार कर रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए सर, जिस तरह से उपचुनाव केदारनाथ में हुआ है वो काफी ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर रहा है। तमाम जो हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया है। काफी अच्छा परसेंटेज भी वोटिंग का रहा है, क्योंकि इस रात्रि की ठंड में और ठंड का महीना है, लगातार ठंड भी बढ़ रही है केदारनाथ जैसी जगह पर। तो वहाँ पर जो उत्साह युवाओं में देखा जा रहा था, लोगों में देखा जा रहा था, इससे साफ है कि कहीं न कहीं लोग उत्साहित इस बात को लेकर के हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे सरकार तक पहुंच सके और जो उनकी जो चीजें हैं, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उन्हें सरकार तक पहुंचाया जा सके।
और कहीं न कहीं उन लोगों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। अगर केदारनाथ की अगर बात करें तो तमाम उन जगहों की अगर ऊँचाई वाले इलाकों की बात करें, आस-पास के इलाकों की बात करें जहाँ पर आज भी सड़क जैसी चीज़ें नहीं हैं, अच्छाई हैं, अभाव आज भी तो उसको कहीं न कहीं दूर करने के लिए लोगों ने अच्छी वोटिंग की है। अगर दूसरी तरफ हम राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो हर कोई यहाँ पर जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि 22 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होनी है, गणना होनी है, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएँगी। लेकिन बहरहाल हरीश रावत ने जिस तरह से जो उपचुनाव मतलब इससे पहले चाहे वो बद्रीनाथ सीट पर हो, चाहे मंगलौर सीट पर हो, तो वहाँ पर दोनों ही सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो अब कहीं न कहीं इस बात को लेकर के ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं हरीश रावत उन दोनों सीट की जो जीत हुई है, उससे कहीं न कहीं अब केदारनाथ को भी चले आए हैं। तो केदारनाथ में यहाँ पर जो वोटिंग हुआ है जो 6 जो प्रत्याशी हैं, जो मैदान में थे आशा मेहता की बात करें जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मनोज रावत की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आने हैं, उस पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जीत कहाँ पर होगी। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दोनों कैंडिडेट कर रहा है, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या अन्य लोग हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर मुकाबला है दोनों आमने-सामने का रहा है, बीजेपी और कांग्रेस और सभी जो लोग हैं, सभी जो बड़े नेता हैं, वो लगातार चुनावी मैदान में थे, लगातार जीत के लिए यहाँ पर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। सरकार एक तरफ से जो सरकार के जो कैंडिडेट हैं, सरकार की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, खुद बीजेपी की सरकार इस समय उत्तराखंड में, तो खुद सरकार भी इस समय खुद मुख्यमंत्री मौके पे थे, लगातार जगह का दौरा कर रहे थे और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो भी लगातार गणेश को हरीश रावत प्रताप नेता लगातार क्षेत्र में थे और लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे थे और सरकार की जो जन विरोधी जो योजना है उसके लिए यहाँ पर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी जन कल्याण योजना है प्रदेश में जो इस समय जो कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में चलाई गई, तो उसके अवैध में यहाँ पर वोट की अपील तो ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ तक जो दोनों ही जो दल है वो लगातार इस बात की यहाँ हामी भर रहा है कि जीत उनकी होगी, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर केदारनाथ में हुई है, बहुत अच्छी वोटिंग यहाँ पर हुई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं एक जो कैंडिडेट है वो उसे चुनने के लिए भी यहाँ पर तत्पर है। बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी थी, उसी हिसाब से अगर बात की जाए तो मतदाता भी खासा उत्साहित यहाँ पर नजर आए और खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर दी है, अपना वोट यहाँ पर डाला है और लोकतंत्र के पर्व में जिस तरीके से हिस्सा लिया उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों में भी इस उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जाहिर सी बात है क्योंकि देखो से जो दो मुख्य दल हैं खासकर बीजेपी और कांग्रेस सभी यहाँ पर कागज पूरी रोकी भी थी अपने चुनाव को लेकर के क्योंकि बीजेपी ने जो 2 उपचुनाव हारे हैं उसको लेकर के अब उनको संशय था कि अब ये सीट उनके हाथ से न जाए और इससे पहले जो सैलानी रावत है जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, बीजेपी की विधायक थी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस चुनाव यहाँ पर इस सीट पर हो रहा था। सभी जो दल हैं चाहे वो क्षेत्रीय दल हों चाहे वो राष्ट्रीय दल हों वो लगातार यहाँ पर मैदान में थे, एक दूसरे के लिए यहाँ पर जो विरोधी हैं वो आपस में बने रहते हैं। लेकिन अब जो वोटिंग हो चुकी है, जो सभी जो अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुआ है उसके बाद जो दोनों दल हैं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो दोनों ही जीत हमें यहाँ पर भर रहे हैं। लेकिन दोनों कैंडिडेट की बात करें तो बहुत सुलझे हुए कैंडिडेट रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर मतदान होता रहते हैं। मनोज रावत भी जमीनी नेता है जुड़े हुए हैं। इस बार की अगर बात करें शायद तो लगभग 2000 जो नए वोटर्स हैं उन्होंने पहली बार यहाँ पर मतदान किया है। साथ ही साथ अगर हम आशा नौटियाल की अगर बात करें तो आशा नौटियाल की जमीनी नेता है जो पूरे चौके से जुड़ी हुई नेता है और एक अच्छी भूमिका उनकी क्षेत्र इससे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब किसके पाले में गेंद जाएगी, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में देखा जा रहा था। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश की युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर है और इससे प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नई पहचान और सम्मान मिला है, जिससे खेलों को लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि खेल अब असंभव को संभव बनाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। तो आज का युग वो है जहां राष्ट्र की पहचान खिलाड़ियों के नाम से होती है। मंत्री ने ग्रैपलिंग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस खेल ने मात्र 3 वर्षों में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निकट भविष्य में ये खेल राष्ट्रीय, एशियन गेम्स और ओलंपिक में शामिल होगा। पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से एक नई प्रकार का रेसलिंग का, बहुत ही टेक्निकल रूप से कहें तो एक नई शुरुआत गेम्स के रूप में, उसकी एक नई विधा के रूप में हमको देखने को मिलती है, जो कि बच्चों में भी जिस प्रकार से उसका आकर्षण है वो भी आज यहाँ देखने को मिला है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से मैंने तो अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ग्रैपलिंग के लिए और अच्छा भविष्य हम लोग देखते हैं। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये कहेंगे कि लगातार हम सबकी कोशिश है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बेहतरीन करें। स्पोर्ट्स के लिए जितना भी संसाधन डेवलप करना है वो भी हम लगातार कर रहे हैं और बच्चों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। रही बात ग्रैपलिंग की, तो निश्चित रूप से इनके संबंधित सेक्रेटरीज रावत जी लगातार संपर्क में रहने के लिए मैंने कहा है। जो भी सुनहरा अवसर ग्रैपलिंग के भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर सकती होगी, तो निश्चित रूप से हम पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आमतौर पर बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अग्रणीय राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली और लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पलीता न लगा दे। ये भी एक सोचनीय पहलू है। दरअसल बीती रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद रहे और मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा कि ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसका आशय कहीं ये तो नहीं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जिसके चलते इन सब चीज़ों से मुख्य सचिव को भी दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी संगठन भी अब अधिकारियों को इस बात की नसीहत दे रहा है, मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उसको सिद्ध तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारियों को भी कड़ी मेहनत और मुख्यमंत्री के आदर्शों का अनुपालन भी करना होगा, वरना उनकी इस कार्य प्रणाली को देखते हुए मुख्यमंत्री को भी कुछ सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है, बता भी सकता है, कह भी सकता है कि भाई वो कहीं पर बिजी है, लेकिन मातृ जी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। 2025 में इस उत्तराखंड को अग्रिम राज्य बनाने के लिए, प्रथम स्थान पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी तरीके से काम करना चाहिए। वहीं IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के धरने को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित संगठनों के लोगों ने अपना समर्थन दिया। 1 घंटे सांकेतिक उपवास भी किया। IMPCL फैक्ट्री से हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। कर्मचारियों के साथ आसपास कई गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। साथ ही विभिन्न संगठनों के लोगों ने कहा है कि ये लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों और आजीविका को बचाने की लड़ाई है। माननीय हरीश रावत जी का विधिवत पूर्ववत कार्यक्रम 16 अक्टूबर को रामनगर में पद यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर मौन उपवास रखूंगा। उत्तराखंड के केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण उन्होंने हमें वहां भेजा और हमने उस 14 अक्टूबर को एक IMPCL बचाओ, उद्योग बचाओ और नेहरू जी के जन्मदिन को उद्योग बचाओ के रूप में मनाया। हमने भी वहाँ 2-3 घंटे का वहाँ पर उपवास और धरना प्रदर्शन किया और रावत जी ने कहा था कि 20 अक्टूबर को मैं 2
20 नवंबर को मैं 2 घंटे का उपवास वहां पर रखूंगा और उसी के तहत रावत जी आज आए थे। और रावत जी ने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि जहां मेरी जरूरत हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास कूच हो, चाहे क्षेत्र के हमारे कुमाऊं गढ़वाल के 5 सांसदों के घर में उनको जगाने का काम हो, चाहे विधायकों को जगाने का काम हो, मैं इस लड़ाई में हम सब लोग माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में IMPCL कर्मचारियों के साथ हैं। उधर हरिद्वार के मंगलौर स्थित देवबंद तिराहे पर 14 नवंबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। देहरादून के RTO शैलेश तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारी अतुल शर्मा, यातायात उप निरीक्षक जगदीश दत्ता और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घटनास्थल पर हुई घटनाओं की जानकारी ली और भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा भी की। तो RTO शैलेश तिवारी ने कहा कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जल्द ही ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने नियमित रूप से ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि इस क्षेत्र को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यहाँ एक देवबंद तिराहा है उस जगह, तो उसमें 5 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और बहुत दुखदायक घटना थी। इसमें जो यात्री थे वो बेसिकली बारात पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी पलट गई और काफ़ी पलटते हुए जाकर के लेफ़्ट साइड में गाड़ी रुकी है। उसमें गाड़ी में मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, गाड़ी में बहुत डैमेज हुआ है, पूरा गाड़ी छत विक्षत हो चुका है। तो वही हम लोग देखने के आए हैं कि क्या कारण हो सकता है और भविष्य में जैसे इस जगह पे पहले भी दुर्घटना हो चुकी है और एक ब्लैक स्पॉट रूप में भी है, तो हम लोग चाहते हैं जानना कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भविष्य में दुर्घटनाएं ना हो। ये जो दुर्घटना हुई है हमारे लेसन एक सबक है कि भविष्य में दुर्घटना ना हो। तो हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ लाइट बढ़ाने की बात हमने की है, एक ट्रैफिक लाइट भी होना चाहिए। यहाँ स्पीड गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो स्पीड को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए रंबल। वहीं हरिद्वार जिले के पतरी थाने में पुलिस स्मार्ट बैरक का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने किया। उन्होंने नवनिर्मित महिला और पुरुष बैरकों का शुभारंभ करते हुए थाने में लंबित मुकदमों की समीक्षा की और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो महिला बैरक की अनुपस्थिति के कारण पुलिसकर्मियों को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। SOP रविंद्र कुमार ने महिला बैरक, पुरुष बैरक, भोजनालय और कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए इसके निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की थी। तो SO की देखरेख में ये कार्य समय पर पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बाद SSP ने अन्य अधिकारियों के साथ इन बैरकों का उद्घाटन किया। SSP ने कहा कि इन सुविधाओं से पुलिसकर्मियों को बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा और कानून व्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। आज थाना पथरी में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। इसमें उसका रेनोवेशन और उसके बाद जो महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उच्चीकरण का हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और इसी संबंध में कल भगवानपुर में भी हम लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया था। सभी थाना प्रभारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है इस बदलते हुए दौर में जो हमारे कर्मी हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जो हमारे खासकर जो उनके शौचालय हैं और जो उनके रहने के लिए जो बैरक्स हैं उनका उच्चीकरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से सभी को डायरेक्शन भी दिया गया है और थाना प्रभारी इसको लगातार कार्य कर रहे हैं। और आज इसी की आज एक परिणति थी जिसमें हमारे थाना प्रभारी पथरी ने इसमें एक अच्छा कार्य करते हुए महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके उच्चीकरण का प्रयास किया था, उसका मेरे द्वारा आज उद्घाटन। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां DM कमेंद्र सिंह ने गंगा किनारे बने महिला और पुरुष रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरों का जायजा लिया और वहां मौजूद सुविधाओं की स्थिति को परखा। निरीक्षण के दौरान DM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो DM ने साफ सफाई, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा। DM ने स्थानीय निवासियों और रैन बसेरों में ठहरे लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। गंगा किनारे बने ये रैन बसेरे ज़रूरतमंदों और यात्रियों के लिए शरण स्थल का काम करते हैं। DM का ये निरीक्षण इन सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया।
उधर हरिद्वार जिले के दो अलग अलग स्थानों पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि अवैध तरीके से चल रहे अन्य अस्पतालों और क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। इन घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय रहते कार्रवाई नहीं करने के कारण आम जनता का स्वास्थ्य सेवाओं पर से भरोसा उठता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में सभी अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच कर उनकी वैधता सुनिश्चित की जाएगी। आप बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में 2 मामला आया था। एक माही हॉस्पिटल का आया हुआ था, एक कल डायमंड हॉस्पिटल का था। माही को भी हमने बंद कर दिया था। उनके खिलाफ पुलिस को हमने एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखित भी दे दिया गया है और डायमंड को भी सीज करके उनके खिलाफ नोटिस जारी की जा रही है। देखिए, इसके लिए लगातार हमारे जो नोडल हैं सीई के, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगभग अब तक हमारे पास 7.5 से 8 लाख रुपए पेनाल्टी, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था कि हम पैसे देके अपना काम करा लेते हैं। पेनाल्टी दी जाती है, पेनाल्टी जमा कर देते हैं, फिर पेपर सबमिट करते हैं। यदि पेपर सही पाया तो किया जाता है। यदि इनके खिलाफ लगातार हमारे स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और समय समय पर जहां भी कोई सूचना मिलती है, इधर मीडिया के माध्यम से काफी आप लोगों का भी सहयोग रहता है, जैसे पता लगता है। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस अभियान के तहत शहर को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक हिस्से में एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए सुबह और शाम 2 शिफ्टों में सफाई का कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के साथ लगाया गया है ताकि सफाई प्रभावी ढंग से हो सके। सफाई अभियान के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को अपने क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर स्थानीय लोग गंदगी या सफाई की समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। शहर को 4 हिस्सों में बांट रखा है। हमारे 4 सुपरवाइजर अलग अलग वार्ड में काम करते हैं और सुबह और शाम 2 शिफ्टों में हम सफाई करते हैं। और सफाई में अगर कहीं शिकायत आती है, किसी स्पेशल शिकायत आती है, तो हम तुरंत एक्शन लेके उसकी सफाई करा। शिकायत कर हमारा टोल फ्री नंबर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बंद हो गया था तो उसको रिचार्ज करा रहे हैं और फिर हम उसको फ्लेक्स में लगा के पूरे शहर में लगवाएंगे और जनता के लिए उस टोल फ्री नंबर को फिर से सुचारू करेंगे और उस पे आप शिकायत कर सकते। शिकायत करने के बाद तत्काल हम एक्शन लेते हैं। अब शिकायत किस स्तर की है, थोड़ा सा ये देखा जाएगा। हम बराबर हमारा शहरी विकास निदेशालय से गाइडलाइन भी आ रही है और बराबर अभियान चला रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को लेके भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कूड़ा जो है रोड पे ना फेंके, कूड़ा जो है कूड़ा गाड़ी में ही डालें और गंदगी ना करें। अगर गंदगी करेंगे तो इससे बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। तो हम बराबर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इससे हम लोगों को जागरूक कर। उधर हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। इसके तहत पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। माननीय एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार में काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफ़ी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं। और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं, उनको भी सचेत किया जाता है कि वो ये सब ना करें। हाँ, अगर इस तरह का कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ये सब चीज़ ना करें, क्योंकि ये उनके साथ साथ बाकी सब। उधर देहरादून जिले के जौलीग्रांट क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां कार सवार बदमाशों ने एक घर पर फायर कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में सूचना दी और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी भी की। वहीं नाकाबंदी कर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 5:30 बजे एक सफ़ेद रंग की कार आई, जिसमें सवार एक शख्स ने स्थानीय निवासी शक्ति सिंह के घर के पास फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।